की आबादी के लगभग 17.7% जनसमूह को आसरा देते हैं। करीब 15 लाख सैन्य बलों की विशाल संख्या के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और साथ ही जीडीपी के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद प्रत्येक भारतवासी ने यहाँ तक पहुँचने में खूब मेहनत की है। चलिए आज आंकड़ों में ना उलझकर बिना किसी विश्लेषण के अटूट गर्व के साथ ये त्योहार मनाते हैं। क्या खोया, क्या पाया, क्या कमियां रह गई, क्या अनीतियां हैं, कितनी अनीतियां हैं, उन सब पर से ध्यान हटाकर कुछ देर बस भारतीय होने के एहसास को जीते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सब मिलकर प्रतिदिन समुद्र से अंतरिक्ष तक नया इतिहास रच रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जागरूकता हो या सामाजिक संवेदना हो, उससे लेकर कौशल विकास तक नित्य नए रोल मॉडल्स को जन्म दे रहे हैं। गत 2 वर्षों में हमने एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य और सुरक्षा त्रासदी के बावजूद उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है, जो हमारे भारत की विजय गाथा को दुनिया के सामने गुंजायमान करती रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो विश्व पटल पर भारत की विजय पताका को फहराती रही है। वैक्सीन, पीपी किट, मास्क का निर्यात, टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्वर्णिम छलांग, सहकारिता आधारित विकास मॉडल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और अध्यक्षता, हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण, तेजस का अपने सैन्य बेड़े में शामिल होना, अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर आना, 21 वर्षों के बाद मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विजय, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार, बहुआयामी वैज्ञानिक शक्ति के रूप में उभरना और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन, जो इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन है, जिसका हम सब हिस्सा हैं, जो कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत तमाम समस्याओं, तमाम चीज़ों के बावजूद हम उसको निभा रहे हैं। तो ये सब उपलब्धियाँ तभी हो पाई जब हम हर एक भारतीय ने उस गिलहरी की तरह, जब समुद्र में पुल बन रहा था, तो उस गिलहरी की तरह हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सबने अपने नागरिक होने का कर्तव्य जो है वो बहुत अच्छे से निभाया। आज हम इस मुकाम पर हैं, लेकिन ये एक मुकाम है, मंजिल नहीं है। और अपने देश को उत्तरोत्तर अग्रसर करने के लिए मूल संवैधानिक कर्तव्यों का पूरे मन और जिम्मेदारी से निर्वहन करना, पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे आज जो बात कह रही हूँ वो है संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। हम सभी जानते हैं, यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, लेकिन आज इस स्वसत्ता के महोत्सव के दिन मैं आपको वो वापस याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे 11 कर्तव्य कौन से हैं। और उन 11 कर्तव्यों में से जब कर्तव्य बने थे, वो पुरानी कहानी है कि उसमें ये था कि दंड का प्राविधान नहीं है, और वो दंड का प्राविधान भी हमारी वजह से जोड़ा गया, क्योंकि समय समय पर हमने उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया, उन कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं किया। तो 11 में से बच्चों को बताऊं कि 4 हमारे कर्तव्य ऐसे हैं जो दंड वाले, जिनके लिए आपको दंडित होना हो सकता है। तो जो सबसे पहला कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना। तो हम सभी भारतीय हैं, हम सभी कहते हैं कि हम, और जब भी देशभक्ति के गीत बजते हैं तो अंदर कुछ होता है, वो जो स्पंदन है वो भारतीयता है। वो जो स्पंदन आप महसूस करते हैं उन गानों के कारण, वो एक आपके अंदर वो एक भारतीयता को दर्शाता है। और किसी ने कहा कि हमें हिंदी नहीं आती तो मैं राष्ट्रगान क्यों गाऊं, तो आप मत गाइए। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए।
आपको हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं है, वो फील यहाँ दिल में होना चाहिए। तो पहला जो हमारा कर्तव्य है वो यही है, और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। साथ साथ बताते जा रही हूँ आपको। दूसरा जो हमारा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। जैसा अभी बच्चे ने बताया कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, जो इतिहास में वर्णित हैं और जो इतिहास के पन्नों में खो गए, वो सभी, उन सबके योगदान के कारण हम आज यहाँ बैठे अपना गणतंत्र मना रहे हैं। बनारस की बात करूँ तो रानी लक्ष्मीबाई, माँ वसंत, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्री सच्चिदानंद बख्शी, डॉक्टर जानकी देवी जो मदन मोहन मालवीय जी की समकक्ष थी और आयुर्वेद संकाय की पहली विभागाध्यक्ष थी, श्रीमती सज्जन देवी मेहनौत जो अपने यही भेलूपुर की रहने वाली थी और 1932 से 1942 तक लगभग कई बार जेल गई, और देश के आज़ाद होने के बाद 1947 में, 1952 में और 1957 में यूपी की विधानसभा अध्यक्ष भी रही, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महनीय भूमिका निभाई। इसी के साथ रसूलन बाई जो बनारस घराने की गायिका थी, उनके कार्यक्रम में, उनकी जो महफिलें होती थी उसमें स्वतंत्रता संग्राम की रणनीतियाँ तैयार होती। तो इसके अलावा श्रीमती उषा मालवीय जी की बेटी श्रीमती आनंदी देवी, कविराज पंडित कृष्ण चंद्र शर्मा और हमारी पूर्व संस्थापक प्राचार्य जो हमारी थी श्रीमती लीला शर्मा सहित अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हम आज यहाँ इस समारोह को मना रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो इसी से प्रेरित है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे वो इतिहास में वर्णित है या आपके आसपास के लोगों से आपने सुना है, वो सबको अपने दिल में रखिए, उनके आदर्शों को मानिए और उस पर चलने का प्रयास करिए। तीसरा कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। अभी कोविड की महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। वो सेवा जन सेवा के रूप में थी। हम अपने एक रोटी खाकर दूसरे को एक रोटी दे रहे थे, वो भी हमारी सेवा थी। और वो वही गिलहरी, याद रखिए कि उस गिलहरी की तरह हमने सेतु बनाया और हम उससे लगभग पार होने आ गए। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। मैं फिर कहूंगी, कोविड के दौर में हमारी संस्कृति को बहुत पहचान मिली। जो चीजें हमने खुद खोना शुरू कर दिया था, जो हम नमस्ते करते थे, आज पूरा विश्व नमस्ते कर रहा है। हाथ मिलाने की परंपरा हमारी नहीं थी, हमने शुरू किया था, लेकिन आज उस दौर ने हमें दिखा दिया कि हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक विरासत है वो कितनी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, और उन चीजों के लिए ही उस संस्कृति, बाकी सबने अपनी संस्कृति खोई। अगर हेलो कहना उनकी संस्कृति थी तो वो खो के हमारी संस्कृति को उन्होंने अपनाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सातवां है जिसके लिए हमें फिर दंड का प्रावधान है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। तो हम अब सभी बच्चों से, सभी से अनुरोध करते हैं कि जल संवर्धन कर लीजिए, जल संरक्षण भी कीजिए, पानी को इतना वेस्ट मत कीजिए। और खास तौर से हम घरों में तो बहुत बचा लेते हैं, पर जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर नल बह रहा है तो बहने तो कुछ नहीं होता। पर अगर हम नल बंद कर देंगे तो हमारा 1 सेकंड का समय जाएगा, पर देश की बहुत बड़ी संपत्ति हम बचा पाएंगे, बहुत संपदा हम बचा पाएंगे। इसी तरीके से बिजली का सही तरीके से उपयोग करना। स्विचेस बंद कर दीजिए जब आप क्लासरूम से निकलिए, मत देखिए कि किसी ने नहीं बंद किया तो मैं क्यों बंद करूं। आप जब भी क्लासरूम से बाहर आइए स्विच बंद कर दीजिए, नल खुला है तो नल बंद कर दीजिए।
पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाइए, और जहाँ तक हो सके अब चूंकि घर भी छोटे हैं तो आप बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए। कहीं पर भी एक छोटा गमला रख करके आप छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं तो उससे बहुत सारा आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिससे हम अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। और अगर हम ये बहुत अच्छे से नहीं करते हैं तो दंड का प्रावधान है, और दंड इसीलिए आया क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। अगला जो है हमारा मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। ह्यूमैनिटी हमारे संस्कारों में हमेशा से रही है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान की लैब प्रयोगशाला में ही काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहाँ भी था जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि चप्पल बाहर खोल के घर में आना है, और वो अब इस कोविड के दौर में उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है कि चप्पल क्यों बाहर खोल के आना है। पहले गुस्सा आता था, आपको हाथ धोना है बार बार, आपको एक ही चीज से दूसरी चीज को टच नहीं करना है, पर वो सब प्रामाणिकता यानी हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत वैज्ञानिक है, और उसको हमें समझना होगा उसी दृष्टिकोण से। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति यानी रेल, बस, आपका कॉलेज, आपका जो जहाँ पर जिस पर सबका हक है, जो सरकारी अस्पताल है, उनमें किसी तरीके का हम कुछ तोड़फोड़ ना करें, वहाँ पर हम साफ सफाई मेंटेन रखें। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप चिप्स खाते हैं और रैपर ऐसे फेंक देते हैं, एक ही तो फेंका है, पर यहाँ इतने बैठे हैं, अगर एक एक रैपर भी सबने फेंका तो कितना रैपर हो जाए। तो बस अपने आप को नियंत्रित करना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा करे ना करे हम उस पर जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। आप जहाँ पर हैं, जिस स्तर पर हैं, पूरी ईमानदारी से काम करें। हम शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ाना है, हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं। आपका काम पढ़ना है और खुद को ग्रो करना है, वो आप पूरी ईमानदारी से करें। सभी चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका जो काम है, जो अलॉटेड काम है, उसको वो ईमानदारी से करें। यही हमारा कर्तव्य है और उसे हमें अच्छे से निभाना चाहिए। सबसे लास्ट जो है वो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और आपको ये बता दूं कि ये अधिकार और कर्तव्य दोनों में है। अधिकार उस बच्चे का है, संविधान में लिखा हुआ अधिकार उस बच्चे का है कि उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हमारा एज ए गार्जियन यानी संरक्षक और माता पिता के रूप में ये अधिकार ये है कि हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो ये दंडनीय प्रावधान इसीलिए बना क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट जा सकता है कि आप उसे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ भी दंड का प्रावधान है। हम जो सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करें, पूरी ईमानदारी से करें, और कम से कम ये ना देखें कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये हमारे अपना कर्तव्य है कि हम उसको ठीक से करें। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है कि तुझको या तेरे नदीश गिरवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। हमारा देश जो है वो इन इतनी सारी देहों से बना है, वो कोई एक स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि आपने विश्व के पटल पे देख लिया और है। हम हैं तो देश है, और हम अच्छा करेंगे तभी देश अच्छा करेगा। तो हम सब आज ये शपथ लें कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद।